खबरें विस्तार से। बाढ़ और बारिश से आधे हिंदुस्तान का हाल बेहाल है। गुजरात हो, राजस्थान, असम हो या महाराष्ट्र, हर तरफ बारिश से त्राहिमाम जैसे हालात बने हुए हैं। असम जहां बारिश और बाढ़ ने बुरा हाल कर रखा है, वहीं कर्नाटक में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में भी है, जहां बारिश और बाढ़ ने लोगों को आफत में डाल रखा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज सप्ताह के पहले दिन बारिश से शुरू हुआ। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना समेत 25 राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ से हादसों में 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी समेत 4 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आज दिल्ली एनसीआर इलाके में झमाझम लोगों को उमस से राहत मिली। दिल्ली की बारिश को लेकर पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, दिल्ली एनसीआर के एरिया में फाइनली बारिश हो गई है। आईएमडी ने काफ़ी समय पहले प्रेडिक्ट किया था कि इस हफ्ते दिल्ली में लगभग 5 दिन अब बारिश हो सकती है, लेकिन आज लगभग आधा पौना घंटा ये तेज़ बारिश दिल्ली में हुई है और दिल्ली का मोस्टली जितना भी एरिया है वो पानी से कवर हो चुका है। दिल्ली के ऑलमोस्ट हर एरिया में अब बरसात हुई है। इसके अलावा जिस तरह से एक ह्यूमिडिटी से रिस्पाइट की बात आती है, जितनी भी हुमस हो रही थी काफ़ी दिनों से, उससे दिल्ली वालों को छोटा मोटा फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन जहाँ तक टेम्परेचर की बात आती है, अभी भी जो टेम्परेचर है वो 33 से 34 डिग्री के बीच में है। लेकिन राहत वाली बात ये है कि दिल्ली में काफ़ी समय से जो बारिश की प्रेडिक्शन थी कि मानसून पूरी तरह से दिल्ली में आ गया है और धीरे धीरे बरसात दिल्ली में बढ़ेगी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि वो बारिश ना के बराबर हुई। लेकिन आज हफ्ते के पहले दिन दिल्ली में बारिश हो चुकी है और आईएमडी के प्रेडिक्शन के मुताबिक मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी कि अगले 4 दिन तक दिल्ली में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का प्रेडिक्शन है और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म का भी प्रेडिक्शन है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली वालों के लिए छोटी मोटी राहत की बात है कि बरसात ने आज दिल्ली में दस्तक दे दी है। जुलाई में मॉनसून में रिकवरी तो अच्छी दिख रही है, लेकिन अब भी कई राज्यों के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यही वजह है कि बुआई में तेजी के बाद भी पिछले साल की तुलना में बुआई अभी भी कम है। देश के बांधों में पानी और खरीफ फसलों की बुआई को लेकर क्या है ग्राउंड हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, सबसे पहले मानसून से अगर शुरुआत करें तो मानसून में रिकवरी तो बहुत ज़बरदस्त दिख रही है जुलाई के महीने में, क्योंकि जून के महीने में हमने देखा था 25 से 30% की डेफिसिट दिख रही थी। वो डेफिसिट पूरी तरह से खत्म हो गई है और अब हम 10 जुलाई तक की स्थिति ये है कि हम 5% सरप्लस में हैं। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चिंता की बात है, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां पर काफ़ी डेफिसिट है और वो एक चिंता की बात है। और इस वजह से जो सोइंग के नंबर जो आ रहे हैं खरीफ बुआई को लेकर, वो बेहतर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि किस तरह के किन किन राज्यों में स्थिति ज़्यादा खराब है। सबसे पहले यूपी की अगर बात करें, सबसे बड़े स्टेट्स में से एक, जहाँ एग्री प्रोड्यूसर के तौर पर भी एक बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ पर अब तक जो मानसून की स्थिति है 57% सामान्य से यहाँ पर कम बारिश हुई है। इसके अलावा अगर बिहार और झारखंड जहां पर 47% कम बारिश हुई है अब तक। झारखंड के अलावा अगर बिहार की बात करें तो यहां पर भी मॉनसून काफ़ी निराश कर रहा है, 30% से ज़्यादा की यहां पर डेफिसिट दिख रही है। इसके बाद कुछ और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो पंजाब में भी अभी डेफिसिट की स्थिति बनी हुई है। उड़ीसा जहां पर 16% की डेफिसिट की स्थिति बनी हुई है। तो पूरा एक मैप के जरिए आप देखिए, यूपी 57, बिहार 30%, 19%, पश्चिम बंगाल, झारखंड 47%, उड़ीसा 16% और दिल्ली में 19% और पंजाब में 3% की डेफिसिट अभी भी है। अब देखते हैं कहां पर सरप्लस की स्थिति है, क्योंकि मानसून जो रफ्तार पकड़ी है वो साउथ इंडिया में बहुत अच्छी रफ्तार है। देखिए, तेलंगाना 85% सामान्य से ज़्यादा बारिश, आंध्र प्रदेश 31% ज़्यादा, तमिलनाडु 50% सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, राजस्थान में 44% बारिश। एक बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है और वहाँ अच्छी बारिश हुई है और ज़्यादातर जिलों में राजस्थान में अच्छी बारिश है। गुजरात भी अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखा रहा है, 29% ज़्यादा बारिश सामान्य से।
महाराष्ट्र 14% ज़्यादा बारिश। अब सोइंग की नंबर की बात कर लेते हैं कि सोइंग के आंकड़े किस तरह के मिल रहे हैं। तो सोइंग के नंबर बात करें तो ओवरऑल 9% कम है, और सबसे ज़्यादा अगर बुआई की कमी आई है वो है धान को लेकर, क्योंकि धान की बुआई पिछले साल के मुकाबले अब तक 24% कम है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है तिलहन को लेकर, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात लगातार चर्चा होती रहती है कि तिलहन उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन अभी भी पिछले साल से बुआई तिलहन की 20% कम है। ये एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा और अगर हम ग्रेन्स वगैरह की बात करें तो मोटे अनाज की या कॉटन की बात करें तो यहाँ पर अच्छी रिकवरी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे इनकरेजिंग नंबर नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिजर्वेयर की, जलाशय की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या है, तो देश के 143 जलाशय जिसका ट्रैक ऑनलाइन किया जाता है, वहाँ पर स्थिति ये है कि 30% जलाशय अभी भी 30% ही अपनी क्षमता के भरे हुए हैं, यानी 70% अब भी खाली है, जो पिछले साल के मुकाबले 5% कम है। और वहीं 10 साल के औसत के मुकाबले हालांकि ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अभी भी 70% जलाशय भरना बाकी है। लेकिन अच्छी बात यही है, जितने भी एक्सपर्ट से बात हो रही है, साइंटिस्ट लोगों से बात हो रही है, उनका यही मानना है कि जुलाई और अगस्त का महीना मानसून के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि लानीना जुलाई और अगस्त पूरे दोनों महीने में अंत तक एक्टिव रहेगा, जिससे अच्छी बारिश होगी। और वो राज्य जहां पर अच्छी बारिश अब तक नहीं हुई है, वहां भी अगले 8 से 10 दिनों में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है ओवरऑल ग्राउंड से। जी। और अब बात करते हैं श्रीलंका की। किस्सों में सोने की लंका कही जाने वाली श्रीलंका फिलहाल कंगाल हो चुकी है। श्रीलंका का विदेशी भंडार एकदम खाली हो चुका है। श्रीलंका में न खाने का सामान खरीदने के पैसे हैं और ना तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और दवाई खरीदने के। राष्ट्रपति भवन फिलहाल पिकनिक स्पॉट में बदल चुका है। जनता गुस्से में है और सियासत डगमगाई हुई। ये देखिए, इससे जुड़िए। राष्ट्रपति बाहर। जी देखिए, यहाँ पे हम राष्ट्रपति आवास में हैं और यहाँ पे एक तरीके से जलसे का माहौल है, लग रहा है मेला लगा पड़ा है और हजारों की तादाद पे ये लोग जो हैं बिना गाड़ी और के पैदल चल के यहाँ पे आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हुए पड़े हैं। ये राष्ट्रपति भवन के एंट्रेंस की तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को कई दिनों से दिखा रहे हैं, और इस तरीके का जमावड़ा अब यहाँ पे लगता नजर आ रहा है। लोग कौतूहल में है कि किस तरीके से ये जो 400 साल पुरानी इमारत है जिसपे यहाँ के राष्ट्रपति रहा करते थे, वो किस तरह से दिखती है। वहीं जो हमने पहले की रिपोर्ट में देखा कि लोग जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। तस्वीरों में आप देख के समझ सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति आवास की, जहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग थे अब वो लाखों की संख्या में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो हलचल हैं वो अभी भी तेज हैं। विपक्षी पार्टियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़े, लेकिन 13 तारीख का दिन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो दिन गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि हो सकता है वो रिजाइन करे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये लग रहा है कि रेलवे स्टेशन है या किसी मेले की तस्वीरें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में यहाँ का राष्ट्रपति निवास है, जहाँ पे अब लोग एक मेले के समान आते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको ले जाके दिखाएं तो ये वो कमरे हैं जहाँ पे पुरानी चीजें रखी हुई थी। ये राष्ट्रपति बैठक था जहां पे कोई अगर अतिथि आता था तो उसे बैठने के लिए और वेटिंग लाउंज हम जिसे कहते हैं वो था, उस पे भी इसी तरीके की भीड़ें हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आगे जाएं तो ये वो मेन स्टेयर केस है जहां पे एक स्टैम्पेड टाइप की स्थिति भी आती नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो हैं काफी ज्यादा
संख्या में आ चुके हैं। वॉलंटियर्स उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति आवास की ये तस्वीरें मुझे क्या आप भी टीवी स्क्रीन पे देख रही हैं, आपको भी चौंक आ रही होंगी। बहरहाल 3 साल पहले खुशहाल श्रीलंका आज ऐसे दौर में कैसे पहुंचा? श्रीलंका पर क्यों आया ये संकट? इसके पीछे कई वजह हैं। पहला कारण है कोरोना। श्रीलंका टूरिस्ट पर निर्भर इकोनॉमी है। कोरोना महामारी के चलते देश में टूरिस्ट का आना जाना 2 सालों तक बंद हो गए, जिससे अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छा गए। 2018 में श्रीलंका में 23 लाख पर्यटक आए थे। 2021 में सिर्फ 1,94,000 ही पर्यटक आए। इतना ही नहीं, जब आय के साधन कम थे तब गोटबाया राजपक्षे सरकार ने टैक्स में कटौती कर दी, जिससे सरकार के लिए आय का साधन घट गया। दूसरी वजह बढ़ते ईंधन के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो देश के सामने उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। श्रीलंका ईंधन पर भारी सब्सिडी भी देता रहा है, तो महंगे ईंधन के चलते श्रीलंका में महंगाई बढ़ती चली गई। तीसरी वजह केमिकल फर्टिलाइजर बैन। श्रीलंका में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से केमिकल फर्टिलाइजर के आयात पर रोक लगा दी गई, जिससे कृषि सेक्टर पर बुरा असर पड़ा। खाद्य सामग्री, दवाएं और कुकिंग गैस के अभाव ने संकट बढ़ा दिया। चौथी वजह महंगाई चरम पर। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने महंगाई ज्यादा होने के चलते 20 साल के उच्चतम स्तर पर ब्याज दरें महंगी कर दी, जिससे लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया और $1 के मुकाबले श्रीलंका का रुपया घटकर 364 रुपए तक जा गिरा। पांचवी वजह विदेशी कर्ज का जाल। श्रीलंका को इस साल $7 अरब का कर्ज चुकता करना था और 2026 तक उसे $25 अरब चुकता करना है। श्रीलंका पर करीब $51 बिलियन का कर्ज बकाया है। दरअसल साल 2005 से ही श्रीलंका पर कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ते बढ़ते साल 2010 में कुल कर्ज $21.7 अरब का हो गया और अगले 10 सालों में श्रीलंका पर कर्ज का ये बोझ और ज्यादा बढ़ गया। और 2020 में कोविड महामारी के समय तो कर्ज बढ़कर $56.3 अरब पर पहुंच गया है। श्रीलंका पर सिर्फ एडीबी और वर्ल्ड बैंक का ही कर्ज नहीं है, बल्कि कई देशों के कर्ज के जाल में श्रीलंका फंसा है, खासकर चीन के कर्ज में। श्रीलंका के कुल कर्ज का 10% चीन से, लगभग इतना ही कर्ज श्रीलंका ने जापान से लिया हुआ है। वहीं श्रीलंका ने भारत से करीब 2% कर्ज लिया है। इसके अलावा श्रीलंका पर शेयर बाजार से का हिस्सा 47% है, जो कि श्रीलंका के कुल कर्ज का सबसे ज्यादा हिस्सा है। श्रीलंका के डेट की रफ्तार उसकी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। अगर तुलना करें श्रीलंका के कर्ज और जीडीपी की, तो जीडीपी के अनुपात में कर्ज 10 साल में 31.6% से बढ़कर 40.4% पर आ गया है। इतनी दिक्कतों के बीच ना महंगाई पर काबू पाया जा सका, ना ही श्रीलंकाई रुपए के भाव पर। जहां इस साल जनवरी में $1 का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए था, वो आज बढ़कर 364 रुपए के करीब हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर श्रीलंका की बर्बादी के 5 फैक्टर रहे हैं: चीन की चाल, दुनिया भर का कर्ज, कोरोना का प्रहार, सरकार की नीति और भ्रष्टाचार। ऐसे संकट के बीच श्रीलंका ने चीन, भारत और IMF से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन चीन ने तो श्रीलंका की बात अनसुनी कर दी है और भारत जितनी मदद हो सके कर रहा है। जब से श्रीलंका की हालत खराब हुई है, तब से लेकर अब तक भारत श्रीलंका में कुल 4 लाख मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के ईंधन भेज चुका है। साथ ही अनाज और दवाइयों की खेप भी कुल मिलाकर भारत श्रीलंका की $3.8 बिलियन की मदद कर चुका है। जबकि IMF ने कहा है कि वो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस स्थिति का आम लोगों पर हो रहे असर को देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस पर हर संभव मदद पहुंचाने के लिए बातचीत भी शुरू कर दी है। ET नाउ स्वदेश। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है एक ऑटो में आखिर कितनी सवारियां सवार हो सकती हैं? आपका जवाब होगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऑटो में 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरी 27 सवारियां सवार थीं, तो यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलिए देखिए हमारी रिपोर्ट। जरा इस पुलिसकर्मी की ओर से की जा रही सवारियों की गिनती पर गौर कीजिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
तक आपने केवल फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये असल तस्वीरें आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देंगी। यातायात सुरक्षा और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देने वाली ये तस्वीरें सामने आई उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां बकरी ईद के मौके पर जब एक ऑटो को पुलिस कर्मियों ने रोका तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। जब मौके पर एक ऑटो से 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 27 लोग एक साथ उतरे तो पुलिस ही नहीं बल्कि आसपास खड़े लोगों के भी होश उड़ गए। पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। ये आखिर एक ऑटो में 27 सवारियां बैठ पाना क्या वाकई मुमकिन है? इसके साथ ही कई लोग यातायात सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सरकार को घेर रहे हैं, तो कई उस ऑटो ड्राइवर को छोटा मोटा अवार्ड देने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ET नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।